सर अब बात करते हैं एक बहुत ही क्रूशल इशू जो चल रहा है आज की डेट में। इंडिया चाइना के बीच में भी बॉर्डर शेयर होती हैं और चाइना इन्वेड करता है बॉर्डर्स बार बार। पर आप 450 किलोमीटर्स का एरिया आपके अंडर था अरुणाचल प्रदेश में। वो टाइम कैसा था? उस टाइम क्या चैलेंजेस आए? क्या हमारे सोल्जर्स फेस करते हैं चाइना बॉर्डर पे? स्पेशली लोगों को बहुत कम पता है इस बारे में। Again, I would say God was kind to give me command of a brigade, which is oldest brigade of the Indian Army, 5 Mountain Brigade in Arunachal along. And उस समय पे 450 किलोमीटर एक ब्रिगेड के पास था। आज उसी एरिया में 3 ब्रिगेड हैं। सो 450 किलोमीटर्स बहुत लंबा एरिया होता है। और उसके अंदर जो ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो काफी थे। और डिस्प्यूटेड एरियाज जो है, जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो ड्रॉ किया था मैकमोहन लाइन, उसका मैं बड़ी ब्रीफली आपसे शेयर करता हूँ कि मैकमोहन लाइन जो है जहां जहां पे वाटरशेड प्रिंसिपल को फॉलो किया। वाटरशेड प्रिंसिपल का मतलब होता है हाईएस्ट रिज लाइन, जो सबसे हाईएस्ट रिज लाइन है उसके जहां जहां पे ऊपर मैकमोहन लाइन ने ड्रॉ किया तो कोई वहां पे डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी क्लियर डिमार्केशन। पर कई जगह पे उसको वहां से डेविएट करना पड़ा ऑन रिलीजियस इश्यूज। जैसे हमारे ब्रिगेड में एक लेक है पुत्रांग लेक। सो उसमें रिलीजियस बिलीफ है कि तिब्बतन्स दे हैव टू गो अराउंड पोत्रांग लेक वंस इन ए लाइफ टाइम, जो उनको अपने निर्वाण जो है ना आत्मा की शुद्धि के लिए होता है। तो ही बिकेम रिलीजियस या इमोशनल एंड ही डेविएटेड फ्रॉम द वाटरशेड प्रिंसिपल। वहां पे डिस्प्यूटेड एरियाज आ गए हैं। तो उन एरियाज को मैनेज करना, अभी ये डिस्प्यूटेड एरियाज हैं वो एक लाइन नहीं है, वो किलोमीटर्स में है। तो वहां पे चाइना भी क्लेम करता है, हम भी क्लेम करते हैं। बीच में ट्रीटीज भी हुई हैं कि ये नो मैन्स टेरिटरी है, दोनों साइड पेट्रोल कर सकती हैं, लेकिन परमानेंट डिफेंसेस दोनों साइड नहीं बनाएंगी। तो इस तरीके के एरियाज हैं जहाँ पे पेट्रोल क्लैश बड़ा नॉर्मल रूटीन हुआ करता था। इवन व्हेन आई वाज कमांडिंग, आई थिंक 2012 11-12 कमांडिंग 5 माउंटेन ब्रिगेड, पेट्रोल क्लैश होते थे। And we had to handle those situations in a manner that a message should go across that the area belongs to nobody. I mean, that is what the treaty had decided. Either side can patrol those areas, but those areas, disputed areas, belong to nobody. और अब धीरे धीरे हम जैसे देख रहे हैं, whatever is happening, China is overstepping and claiming those areas to be their areas. And main dispute lies on those areas wherever we have left as no man territory, जो कि शायद शुरुआत में उस समय जो भी ट्रीटी हुआ उसमें both side had agreed, but now they are claiming those areas and we are also claiming those areas. So main dispute lies in those areas, and I had many such areas in my brigade. सर कोई इंसिडेंट आपको याद हो पेट्रोलिंग कॉन्फ्लिक्ट का? एक्चुअली पेट्रोलिंग कॉन्सेप्ट में मैंने उस टाइम पे शुरू किया था कि वी हैड हायर्ड सर्टेन हंटर्स, बिकॉज इंडियन आर्मी कुड नॉट हैव ए परमानेंट प्रेजेंस इन दोज एरियाज। सो वी हैड हायर्ड लोकल जो वहाँ के ट्राइबल पीपल हैं उनको हायर करके एज हंटर्स दे यूज्ड टू बी डूइंग सर्वेलेंस इन दोज एरियाज। तो उनके जरिए हमें इंफॉर्मेशन इमीडिएट मिल जाती थी, चाइना की पेट्रोल आने उधर से आ रही है, तो हम अपनी पेट्रोल को लॉन्च करते थे। तो ये हंटर कॉन्सेप्ट जो शुरू किया था वो मेरे को याद है, एंड दिस वर्कड वेरी सक्सेसफुली। इस बुक में भी मैंने लिखा है हंटर कॉन्सेप्ट के बारे में कि किस तरीके से हमने, एंड हंटर कॉन्सेप्ट जो है 24/7 सर्वेलेंस हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज में रहते थे वो लोग, बट इन वो हंटर के तौर पे जाते थे, पर उनके पास मोटरोला सेट होता था और इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती थी कि चाइनीज पेट्रोल आ रही है। तो यू हैव टू डिजाइन, है ना, काफी अनकन्वेंशनल तरीके अपनाने पड़ते हैं। सर हंटर्स कभी वहाँ के स्पाई भी बन जाते थे? नहीं, बट ये जो हमारे अरुणाचल के जो थे ट्राइबल, ये इनमें इंडियन स्पिरिट बहुत ज्यादा, ऑल राइट, दे आर एब्सोल्युटली प्रो इंडिया। चाइना टुडे में क्लेम अरुणाचल टू बी पार्ट ऑफ चाइना, बट आई एम प्राउड ऑफ द अरुणाचल सिटीजन्स। लोकल्स जो अरुणाचल के हैं उनमें हिंदुस्तान की भावना इतनी है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त को जितना जोश के साथ में वहां पे मनाते हैं, शायद हम इधर भी नहीं मनाते। तो वो उनके अंदर नहीं था कि डबल क्रॉस कर देंगे, वो नहीं था।
सर आप अगर बॉर्डर की सिचुएशन बता सकते हो कि कितना थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता था, कि मतलब फायरिंग वगैरह हो जाती थी या फिर फाइट वगैरह नॉर्मल? फायरिंग का इंसिडेंट मेरे टाइम में नहीं हुआ और फायर के ऑर्डर्स नहीं थे, बट फिजिकल क्लैश होता था। फिस्ट फाइट फिस्ट फाइट होता था, स्टोन थ्रोइंग होता था। लेकिन फायरिंग का इंसिडेंट अगर एक बार शुरू हो जाए तो उसका फिर एस्केलेशन होकर के दोनों साइड में फायरिंग शुरू हो जाएगा। तो न चाइनीज की तरफ से फायर हुआ था, न हमारी तरफ से। वेपन लेके जाते थे, बट फायरिंग का ऑर्डर्स हमने दे रखा था कि उसका क्लियरेंस ऊपर से होगा तभी फायर होगा, क्योंकि अगर एक बार फायरिंग हमने शुरू किया, उन्होंने शुरू किया, तो फिर देयर इज नो एंड टू इट। लेकिन फिजिकल क्लैश काफी कॉमन। और फिजिकल क्लैश में ज्यादातर फिर इंडियन आर्मी ही उनको दे देती होगी कि भैया आ जाओ अभी बताते हैं। नहीं, वो होता रहता था। इट वाज सर ज्यादा डोज कौन देता था? इंडियंस देते होंगे। घुसंड तो इंडियन ही मारते हैं देखो ज्यादा। नहीं, ये दिस वाज कॉमन, ये काफी कॉमन था। बट आई कैन से कि भाई एटलीस्ट जब तक मैं था, ए मैसेज वाज सेंट अक्रॉस चाइना से कि मतलब यू कांट टेक लाइटली। तो ये बिल्कुल 100% जो पेट्रोल में हम भेजते थे, हमारे लड़के बड़े तगड़े और सॉलिड मोटिवेटेड तो सर अभी जैसे फैमिली की बात हो रही थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जब आप अटैक करने वाले थे, जब अपने आपके साथ जो सोल्जर्स थे उनके साथ, तो फैमिली का आप कुछ सोच रहे थे उससे पहले कि फैमिली ध्यान में ऑब्वियसली आई होगी आपके, तो आपका उस टाइम फैमिली को कुछ मैसेज आपने देने की कोशिश करी थी, या फिर कुछ आपने उनके लिए लेटर वगैरह कुछ ऐसा कुछ था? इन करीब करीब 3 महीनों में कोई लेटर और चिट्ठी हमारा आपस में नहीं हो रहा था। पर उस दिन मैंने चिट्ठी लिखा था 14 जुलाई को। जैसे मैं बाहर गया, मार्टिन को मिला, वापस आया। वापस आने के बाद पूरी रात हमारी तैयारी चलती रही कि सुबह 5 बजे ऑपरेशन होना है। कोई मतलब उसके अंदर कोई भी ढिलाई नहीं था, सब अपने काम में लगे हुए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने 10-15 मिनट निकाल के एक चिट्ठी लिखा था अपनी वाइफ के लिए, और वो चिट्ठी इस बुक के अंदर एज इट इज छापा है। जो अपने इमोशंस, जो एक फाइनल लेटर आप लिखते हो कि अगर मैं नहीं रहूं तो कम से कम ये चिट्ठी आपकी वाइफ को मिले, तो वो लेटर मैंने सर इस किताब के बाद तो सब लोग वो पढ़ ही लेंगे। अगर मैं चाहता हूँ आप थोड़े से इमोशंस अगर शेयर कर सकते हो यहाँ पर कि आपने उस चिट्ठी में क्या लिखा था। I said sorry to my wife because I was doing more of my duty as a soldier, even at the cost of being a husband, because मैंने अपनी फैमिली का कम सोचा और अपने सिपाहियों का, अपनी देश का, अपनी इज्जत का ज़्यादा सोचा। इसके लिए मैंने अपोलोजाइज किया है कि शायद मैं एज ए हस्बैंड अपनी ड्यूटी को ओवरलुक कर रहा हूँ और अपने देश, अपने सिपाही, अपने इज्जत के लिए ज़्यादा काम कर रहा हूँ। तो वो मैंने अपोलोजाइज किया, बिकॉज आई न्यू कि कुछ मेरे को अगर होता है तो मेरी जवाबदारी मेरी फैमिली की तरफ भी है। लेकिन उस 3 महीनों में ऐसा पागलपन और इतना भूत सवार था दिमाग के ऊपर कि शायद मैं बता नहीं सकता हूँ कि हमने वो लड़ने का ही फैसला किया। हमने लड़ने में भी वो लड़ने का फैसला किया जो सबसे मुश्किल एरिया में था। लाइबेरिया जाने की बजाय हम वापस सिरालियोन, दारू एक जगह है जहाँ पे कि बटालियन हेडक्वार्टर था, हम जंगल के रास्ते लड़ करके पूरा दारू में वापस आए हैं, न कि लाइबेरिया में गए। सर अभी जैसे इंडियन आर्मी की बात हो रही थी, तो मैं आपसे थोड़ा कंपैरिजन करके क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर हम यूएस आर्मी ले लें या चाइना आर्मी ले लें और इंडियन आर्मी ले लें, तो इंडियन आर्मी कहाँ ज़्यादा स्टैंड आउट करती है, किस वे में एडवांटेज उनकी ज़्यादा है? तो थोड़ा वो बताओ कि कौन सा किस वे में बेटर है ज़्यादा? स्पिरिट, जो इंडियन आर्मी की स्पिरिट है, जो इंडियन आर्मी का जो जज्बा है, जो नाम नमक निशान के लिए एक सिपाही कुछ भी कर सकता है, उसका कोई मुकाबला नहीं। कोई भी वर्ल्ड की आर्मी हो, जो एक ताकत है हिंदुस्तान की फौज, वो है सबसे बड़ी ताकत, उसकी स्पिरिट, उसकी बोलते हैं हिम्मत। बाकी कंपैरिजन टेक्नोलॉजी का तो अलग कंपैरिजन है, हो सकता है दूसरा कंट्री टेक्नोलॉजी में हमारे से एडवांस हो, लेकिन हमारा इसमें मुकाबला नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो हमारी असली हिम्मत है। आखिरी में तो सर जिगरा ही चाहिए होता है, अगर वो है आपके पास तो आपकी हार नहीं हो सकती। सर इंडिया वेपन्स कहाँ से प्रोक्योर करता है? क्या
तरीके होते हैं, इंडिया के पास वेपन कहाँ से आते हैं, और सोर्स करने से पहले भी जैसे टेस्टिंग होती है, क्या प्रोसीजर होता है, अगर आप उसके बारे में कुछ बता सकते हो। एक डॉक्यूमेंट है डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, डीपीपी, जो पूरा डिटेल में मतलब दिया हुआ है प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के बारे में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रोक्योरमेंट में एक डायरेक्टर का ड्यूटी किया हुआ है, और उसमें कई तरीके की स्कीम होती है। कुछ तो हम सिर्फ खरीदते हैं, बाई। दूसरा होता है मेक इन इंडिया, आप खरीद रहे हो, साथ में टेक्नोलॉजी भी उस कंट्री से ले रहे हो। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इनिशियल लॉट आपने ले लिया, जो आपने 100 मिसाइल ले लिए या जो भी लिया, उसके बाद प्रोडक्शन उसका इंडिया में शुरू हो जाएगा। सो यू आर बाइंग द टेक्नोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली उस टेक्नोलॉजी में क्लॉज है 80%। 80% मीन्स 80% बाई कॉस्ट। तो जो कंट्री हमारे को टेक्नोलॉजी दे रहा है, दैट इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल। तो हमें यकीन करना है कि हम 100% टेक्नोलॉजी, क्योंकि 80% में क्या हो रहा है कि जैसे एक मिसाइल हमने खरीदा था फ्रांस से, मिलान मिसाइल, वो खरीदा हमने 70s में, 1970 का विंटेज। उसके बाद फ्रांस ने 80% टेक्नोलॉजी दे दिया, एक फ्यूज रख लिया उसका, और उसके बाद इंडिया ने बनाना शुरू कर दिया, और वो फ्यूज के लिए हम डिपेंडेंट हैं अभी भी फ्रांस के ऊपर। एंड फ्रांस वाज मेकिंग मोर मनी ऑन दैट फ्यूज देन ऑन मिसाइल। सो दिस इज अ गेम। आई मीन प्रोक्योरमेंट में क्या होता है, जो कंट्री टेक्नोलॉजी दे रही है वो की टेक्नोलॉजी को कवर कर लेते हैं। सो अनलेस वी चेंज दैट क्लॉज टू से 100% टेक्नोलॉजी मस्ट बी ट्रांसफर्ड इंक्लूडिंग की टेक्नोलॉजी, तब तक सेल्फ डिपेंडेंट में थोड़ा मेरे हिसाब से जो है दिक्कतें आएगी। हालांकि अभी हम जो नए केसेस ले रहे हैं, करीब करीब की टेक्नोलॉजी उसके साथ में आ रही है। तो दिस शुड बी द फॉर्मेट। 80% से काम नहीं चलेगा, हमें 100% टेक्नोलॉजी चाहिए, ताकि वो प्रोक्योरमेंट के बाद हम कंप्लीट इक्विपमेंट 100% इंडिया में बना सकें। सो मेन जो है मुद्दा इसी के बनिस्पत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा स्कीम जो लेके आए, मेक इन इंडिया, उसको सक्सेस करना है तो हमें 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंश्योर करना है। हमें यकीन करना है कि की टेक्नोलॉजी जिस कंट्री से हम खरीद रहे हैं वो उसको भी हमें सप्लाई करे। सर, आपने देश के दुश्मनों से तो लड़ाई करी है, कहीं ना कहीं अपनी कंट्री के लिए भी आपने फाइट करा है, बट आपने ऐसी भी सिचुएशंस हैंडल करी है जहां अपने कंट्री के लोग ही हैंडल करने पड़े विद केयर, कि कोई कैजुअलिटी अपने लोगों को ही ना हो जाए। राम रहीम वाला केस था जहां पर आपको पूरा डेरा खाली कराना था बिना, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस का बहुत ज़्यादा माहौल था। पंचकुला में उस टाइम बहुत सारी लॉस हुए थे, लोगों ने बहुत सारी चीज़ें को डैमेज कर दिया था, पर वो ड्यूटी आपकी थी कि वो इवैक्यूएट ढंग से हो और सारा प्रोसीजर ढंग से हो। तो उसके बारे में कुछ बताओ, वो एक्सपीरियंस कैसा था। राम रहीम में आपको मालूम है, जैसे आपने बोला पंचकुला में जैसे ही राम रहीम को अरेस्ट किया, वहां पे बहुत लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई थी इन पंचकुला। उसी के साथ हमारी डिवीजन को आदेश मिला कि आप सिरसा मूव करें, और सिरसा में जो राम रहीम का डेरा है उसको खाली करें, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर्स दे दिए थे कि राम रहीम का डेरा विल बी हैंडेड ओवर टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं मालूम था कि ये इतना आसानी से हैंड ओवर नहीं करेंगे। तो आर्मी को मोबिलाइज किया था, और मुझे याद है कि हिसार से हम जो है मोबिलाइज करके सिरसा पहुंचे। हमारे पहुंचने से पहले वहां पे पुलिस के बीच में, पैरामिलिट्री के बीच में और डेरा के अंदर जो लोग थे उनके बीच में झड़प हो चुका था, आपस में गोलियां भी चल चुकी थी, और सिचुएशन काफी टेंस थी। और जब हम पहुंचे हैं तो सबसे पहले जो मेरे लिए चैलेंज था कि लॉ एंड ऑर्डर, सिरसा टाउन के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो हो गई है उसको ठीक करें, और फिर साथ ही साथ उस डेरे को, तो डेरा जो है राम रहीम का सिरसा टाउन आपस में मिले हुए, उस डेरे को फिर घेरा डाला जाए। क्योंकि कोई भी चीज को खाली करना है तो पहले उसको घेरना जरूरी है। तो मैं ये कहूँगा कि दोनों चैलेंजिंग टास्क थे उस हालात में, और लोगों का जो लोकल्स थे फॉलोइंग बहुत है डेरा की इन सिरसा, स्पेशली बिकॉज आपको मालूम है कि राम रहीम के कितने फॉलोअर्स। सही बात है। तो जब आर्मी को उन्होंने देखा है तो थोड़ा एक बार तो उनको भी झटका लगा भी, इतनी तादाद में इंडियन आर्मी वहां पे पहुंची है।
तो हमने जो है विदिन 24 आवर्स डेरे को घेर लिया है। साथ ही साथ सिरसा टाउन के अंदर भी हमने पूरी सिचुएशन को काबू कर लिया है। अभी डेरे को घेरने के बाद मेरे को कहीं न कहीं अपनी याद आती है पुरानी, अपनी जब मैं खुद जब आप खुद घेरे के अंदर था। यहाँ मैं खुकरी को इससे रिलेट करूंगा। भगवान एक इंसान को 2 मौके दे रहा है, एक में वो घेरे के अंदर है और एक में घेरे के बाहर है। तो मेरे को एकदम से पूरा मेरा दिल से याद आती है कि सिरालियोन में जब हमें घेरा हुआ था तो हम क्या आपस में कैसे बातचीत करते थे, क्या हमारी फीलिंग्स थी। तो डेरे को घेरने के बाद मेरे को कहीं न कहीं ये दिल में था कि अगर पीसफुली इसको रिजोल्यूशन किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि डेरा खाली करने के लिए अटैक करके अगर आपने खाली किया तो बहुत कैजुअलिटीज होंगी और कहीं न कहीं ये सिचुएशन जो बहुत आगे एस्केलेट हो सकती थी। तो वो एक ऑपरेशन था जिसके अंदर मैंने जो है ये कोशिश किया कि बिना कैजुअलिटीज के और बिना फायरिंग करके और अटैक किए हुए किसी तरीके से हम डेरे को खाली करें, क्योंकि अंदर जो डेरे के लोग हैं वो भी आफ्टर ऑल आप ही के देश के लोग हैं। कैजुअलिटी करना और फायरिंग करके अटैक करना तो वो मिलिट्री के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये एक बोल सकता हूं मैं कि आज अगर मैं मेरे हाथों में अगर लाल खून के धब्बे नहीं है तो मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं कि हमने वो सिचुएशन को हैंडल किया और मैं खुद जो है इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि मेरा जो सिरालियोन का एक्सपीरियंस था वो मेरे को काम आया और हमने जो राम रहीम ऑपरेशन है बिना बुलेट फायर किए पूरे डेरे को खाली किया, अंदर मैसेज भिजवाया आप सरेंडर हो जाइए, बाहर आ जाइए। और इसके लिए मैंने इसमें ऑपरेशन कुकरी बुक में भी लिखा है कि कहीं न कहीं हमने राम रहीम ऑपरेशन को ब्लू स्टार के तरीके से नहीं होने दिया। आपको मालूम है ब्लू स्टार में क्या हुआ? बिल्कुल। आपको मालूम है ब्लू स्टार के बाद क्या हुआ था? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री वाज असैसिनेटेड। राइट। तो ये मिलिट्री टीचिंग नहीं है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये एक आपका एक्सपीरियंस है लाइफ की जर्नी का। व्हाट आई यूटिलाइज्ड इन ऑपरेशन राम रहीम टू एंश्योर कि दिया हुआ टास्क भी पूरा हो और यू डोंट हैव कोलेटरल डैमेज, यू डोंट हैव अपने खुद के जो हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं उनकी कैजुअलिटीज अवॉइड की जाए। तो ये अपने आप में केस स्टडी है। आज भी मैं याद करता हूँ मैंने शायद मीडिया ने उस समय खबर फैला दिया था कि मिलिट्री डेरे के अंदर घुस चुकी है। तो मैंने एक इंटरव्यू लिया था कंप्लीट मीडिया से कि अभी तक इंडियन आर्मी जो है डेरे के अंदर नहीं गई है, डेरे को बाहर से घेरा डाला हुआ है और फिलहाल में कोई ऐसा प्लान नहीं है कि हम एकदम से अंदर अटैक करने वाले हैं। बहुत सेंसिटिव इशू था। बिल्कुल। तो ये कहीं न कहीं इस तरीके के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपकी पुरानी जिंदगी के एक्सपीरियंस वो काम आते हैं। और मेरे केस में ये जो भी सिरालियोन में खुकरी में हुआ वो राम रहीम में मैं लागू कर चुका। और सर फिर तो इससे आपसे बेटर कोई और हैंडल नहीं कर पाता इस सिचुएशन को, मतलब आप तो बेस्ट सूटेबल पर्सन थे इसके लिए। सर वो मैसेज जब आपने अंदर भिजवाया तो लोग अपने आप बाहर आने लगे या कुछ एक्शंस आपको लेने पड़े? फिर एक्शन यही था, चारों तरफ से डेरे को घेरा हुआ आपने और हमारा मैसेज अंदर जाने के 12 घंटे के अंदर लोग बाहर आने शुरू हो गए। और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने लगाया हुआ था कि आप बाहर आते हैं उनको, ज्यादातर लोग समाना पात्रा के रहने वाले थे, जो पंजाब में समाना पात्रा, जो हरियाणा रोडवेज की बसें खड़ी की हुई थी, जो बाहर आते थे उनको उन बसों में बैठा करके उनके गांव में हम भिजवा रहे थे। और जो बाहर आ रहे थे उनको जो है ब्रेकफास्ट भी खिला रहे थे, पूरी सब्जी बना करके। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक सिविल सिचुएशन जो है उसको आप अगर उसी हिसाब से हैंडल करो तो शायद वो बाहर आते थे, वो मोबाइल से अंदर फोन करते थे कि डरने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की आर्मी बहुत बढ़िया है, हमारी गांव तक जाने की व्यवस्था। क्योंकि जो डेरे के अंदर थे इनोसेंट लोग भी थे, ये नहीं थे कि 100% वहां पे आतंकवादी बैठे हैं, ऐसा नहीं था। वो सेवा के लिए या जो भी है उसके लिए फंक्शन के लिए डेरे में आए हुए थे, पर डरे हुए थे तो बाहर भी नहीं आ रहे थे। सही बात। तो ये अपने आप में एक जो बोलता हूँ एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ देखा और किया, वो मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान को। डिप्लोमेसी भी काम आई यहाँ भी। These are military operations
which are executed in a very deliberate manner. You can't just go rush, attack and vacate, because वो चीजें हैं जो आपको ह्यूमन एंगल भी लाना पड़ता है। वो जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, कमिश्नर सिरसा का, वो मेरे को बोलता है कि साहब हमने आप जैसा आर्मी ऑफिसर नहीं देखा, जो आप कर रहे हो। बोलता है कि शायद मैंने अपनी लाइफ में किसी आर्मी वाले को इस तरीके से करते हुए नहीं देखा, कि आप पूरा मौका दे रहे हो उनको। अगर आप अपने आप बाहर आ जाते हो तो शायद हमें अटैक की भी जरूरत नहीं पड़े। क्यों नहीं? अगर आपका टास्क है डेरा खाली करना, और आप अगर उनको बाहर ला सकते हो बिना अटैक के, तो वो कोशिश हमारी कामयाब हुई। टाइम जरूर लगा, हो सकता है टाइम लगता है कई बार, लेकिन जो टास्क है वो तो पूरा किया ना। आपका जो टास्क है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया आपने। सही बात है सर, और कोई कैजुअलिटी भी नहीं हुई, सबसे बड़ी बात। सर इससे पहले हम पॉडकास्ट को ख़त्म करें, मेरा एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे, इसके बाद एक और पूछूंगा। इन दीज 40 years ऑफ सर्विंग टू इंडियन आर्मी, आपने इंजरीज फेस करी? हाँ, see, a soldier is never complete without a bullet injury. So मेरे को ग्रेनेड इंजरी घुटने में है, और आज भी एक स्प्लिंटर मेरे घुटने में मैं लेकर के चलता हूँ। तो आई एम ए कंप्लीट सोल्जर। सर वैसे रिटायरमेंट मैं पूछना चाह रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद आप मिस करते हो अपना जैसे आपको इतने टाइम बाद अब फाइनली फैमिली के साथ रहने को मिला है, तो और आपने 40 साल अपने आर्मी को दिया, तो आप मिस करते हो वो वाली लाइफ, या फिर इस वाली लाइफ में अब आप खुश हो? कि क्या बेटर लगता है ज्यादा? हर सुबह जो उठने के बाद एक चीज को बहुत मिस करता हूँ कि यूनिफॉर्म नहीं पहननी है, सबसे ज्यादा। एंड आई गेट इमोशनल ऑलमोस्ट एवरी डे कि आप यूनिफॉर्म नहीं पहन रहे हो या नहीं पहन सकते हो। तो कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ, इसीलिए शायद ये फीलिंग आती है। लेकिन इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। वो अपने आप में एक चैप्टर था, अभी नया चैप्टर शुरू हो गया। करेक्ट। सर जाने से पहले कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं अपनी जनता को, यूथ को? आई थिंक व्हाट मैसेज आई वुड लाइक टू गिव कि बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो रही है यंग जनरेशन। डिस्टर्ब नहीं होना है लाइफ में। बोलते हैं कि सिचुएशंस आएंगी, और जो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम मानता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। These are situations which will keep coming in your life. तो सबसे पहला मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़रूरी है कि लाइफ को जीना सीखें और डिस्टर्ब नहीं हो। ये आज जैसे समय है, कल वैसा नहीं होगा। There is light at the end of the tunnel. जैसे अभी मैंने बोला, ये जिंदगी है, ये एक बार मिलती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। वर्क हार्ड, प्ले हार्ड and party harder. Yes, absolutely. And also एक चीज जो यंग यूथ उनको मैं कहना चाहूंगा कि जिंदगी में जो सपना है वो आपका सपना सबसे बड़ा होना चाहिए। सपना वो देखें जो आपको सोने नहीं दे। So your dream has to be the biggest dream in this world. और उसके बाद आपने मेहनत करनी है उस ड्रीम को हासिल करनी। क्यों? इसीलिए मैंने बोला सपना वो देखें जो सोने नहीं दे, और उसके बाद आपने मेहनत करके अपने सपने को हासिल करना है। बी हैप्पी। एंड आखिरी में जो शायद मेरे बच्चे बोलते हैं, आप हर इंटरव्यू में बोलते हो और मैं आज भी बोलूंगा कि चिड़िया नाल बाज लड़ावा ताही गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। जिंदगी में सीखना है कि एक चिड़िया से आप बाज को कैसे लड़ा सकते हैं। बाज से बाज कोई भी लड़ा सकता है, लेकिन असली कलाकारी है अगर चिड़िया से आप बाज को लड़ाओ। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसका मतलब है कि जो है आप में इतनी काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर इतनी हौसला होना चाहिए कि आप जो है बड़ी बड़ी समस्याओं को और बड़े बड़े चैलेंजेस को ऐसे हल कर सकें। चिड़िया नाल बाज लड़ावा ताही गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। जय हिंद।